Welcome all of you in the online class of SBS Coaching Center. Friends, I hope you are well. Today I am going to teach tense. So let us see what is tense. टेंस का मीनिंग होता है काल। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टेंस और टाइम यह दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। टेंस और टाइम में डिफरेंस होता है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है और जबकि टेंस ये ग्रामेटिकल टर्म है। वर्ब के फॉर्म का यूज करना ही टेंस कहलाता है। किस समय में कौन से वर्ब के फॉर्म को यूज करें उसको हम टेंस कहते हैं। अर्थात यहां पे हम देखें किस तरह से टाइम से टेंस बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम को डिवाइड करते हैं और ऐसा डिवाइड करते हैं कि हमारा पूरा समय डिवाइड हो जाए। जैसे इस समय के समय को हम प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, इसको प्रेजेंट टाइम कहते हैं। और वह समय जो इस समय से पहले बीत चुका है, चाहे एक मोमेंट का समय हो, चाहे कई हजार वर्ष पहले का समय हो, ये समय इसको पास्ट टाइम के नाम से जाना जाता है। The time which has gone is known as past time. The time which is running, present time. The time which is about to come is known as future time. अर्थात इस समय के बाद जो समय आएगा इसको हम फ्यूचर टाइम के नाम से जानते हैं। बट आप इसको पास्ट टेंस नहीं कर सकते, प्रेजेंट टेंस नहीं कर सकते, फ्यूचर टेंस नहीं कर सकते। यह तब तक टेंस का नाम नहीं दिया जा सकता जब तक कि इसमें कोई घटना न घटित हो। यदि इसमें कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, इस टाइम पे कोई कार्य हो, तब हम इसको कहते हैं ये पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन होता है तो इसको कहते हैं ये प्रेजेंट टेंस है। और फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, तो इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस है। अर्थात पास्ट टाइम में जब घटना घटित होगा तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम में जो घटना घटित होगा प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टाइम में जो घटना घटित होगा उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस कहेंगे। इस तरह से आपने देखा कि यहां पे टेंस 3 पार्ट्स में बट गया। अब हम देखते हैं कि इस समय घटना जो घटित होता है उसके 4 टाइप्स होते हैं। एक को इंडेफिनिट कहा जाता है, एक को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, एक को परफेक्ट कहते हैं और एक को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ टेंस इसमें होगा, 4 इसमें होगा और 4 टाइप्स ऑफ टेंस इसमें होगा। इस तरह से कुल टेंसों की संख्या 12 हो जाती है। अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब कहा जाता है, क्यों इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पड़ा और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं आपको वर्ब के बारे में बताया था और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में डिस्कस किया था और प्रत्येक फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर यहां पर मैं आपको एक बार
पुनः याद दिला दे रहा हूं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये हैबिट को रिप्रेजेंट करता है, हैबिट्स को करता है। अगर हैबिट का सेंस वाक्य में आ रहा है तो आप फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ये पास्ट इवेंट शो करता है। पास्ट इवेंट बीते हुए समय में कोई घटना घटित हुई हो उसको पास्ट इवेंट कहते हैं। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफेक्टनेस ऑफ एक्शन शो करता है। और याद रहे कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो कभी अकेले नहीं आता। इट नेवर कम्स अलोन, इट ऑलवेज नीड्स ए हेल्पिंग वर्ब। इट मींस याद रखें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले हमेशा हैव का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आप लगाते हैं, हैव का कौन सा फॉर्म रहेगा ये डिपेंड ऑन करता है सिचुएशन पे, कोई घटना किस समय घटित हो रही है ये तो उस समय बताएंगे जहां पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हैव के फॉर्म जानना है। फर्स्ट फॉर्म इसका हैव और हैज होता है। हैव और हैज ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड है और आईएनजी फॉर्म हैविंग। इस तरह से आपको जानना चाहिए कि थर्ड फॉर्म का यदि कहीं यूज किया गया है तो उससे या तो उससे पहले या तो हैव हैज होगा या तो हैड होगा या तो हैविंग होगा, कोई ना कोई एक फॉर्म अवश्य लगा होगा। अब हम आते हैं आईएनजी फॉर्म पे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन कार्य का जारी होना, कार्य का जारी होना, कार्य का चलते रहना, कार्य का प्रोग्रेसिव होना, ये सब आपके आईएनजी फॉर्म में होता है। कहीं भी इस तरह का सिचुएशन हो रहा है तो वहां पे आपको आईएनजी फॉर्म का वर्ब अवश्य लगाना है। यदि एक्शन कंटिन्यू है तो एक चीज ध्यान रखें, आईएनजी फॉर्म का वर्ब कभी अकेले नहीं आता। इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म अवश्य होते हैं। इट मींस आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म। ये बी वर्ब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में बी है, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म इसका वाज वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म बीन है, आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है। यहां पे देखें आईएनजी फॉर्म से पहले या तो बी लगेगा या तो इज एम आर का प्रयोग होगा या तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा या तो बीइंग का प्रयोग होगा। हाँ, बीइंग का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि देखिए यहां भी आईएनजी है, यहां भी आईएनजी है। दो वर्ब एक ही भाव को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए आईएनजी फॉर्म से पहले आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह से हम वर्ब के सही फॉर्म को बता दिए कि प्रत्येक फॉर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह का सेंस होता है। कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं इसको देखें। पहली बात तो जाने कि हैबिट कहते किसको हैं। हैबिट मीन्स होता है आदत। हैबिट हम उसको कहते हैं जिसमें कोई घटना प्रेजेंट टाइम में भी हो रही है, पास्ट टाइम में भी हो रही है
इसको मैं ऐसे मिलाते हैं, यहां पे हैबिट, हैबिट हम उसी कहेंगे कि उसमें जो एक्शन शो हो वह प्रेजेंट टाइम में भी हो, पास्ट टाइम में भी हो और फ्यूचर टाइम में भी हो। ऐसा कोई वाक्य जिसमें इन तीनों का समावेश हो, तीनों भाव मिलते हों, उसे हम हैबिट कहते हैं। जैसे कहा जाए कि एग्जांपल आपको बताएं, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। यहां ध्यान दें, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब यह है उसकी क्रिकेट खेलने की आदत है। इस समय से पहले भी वो खेलता रहा है, इस समय भी खेलता है और आगे भी खेलने की संभावना है। बात से तो यही स्पष्ट हो रहा है, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है मतलब पास्ट में भी खेलने का काम कर रहा था, यहां भी कर रहा था, प्रेजेंट टाइम में भी वो खेलता है और फ्यूचर टाइम में भी खेलने की पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपने देखा यही एक्शन है और ये इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक्शन प्रेजेंट टाइम में भी होता है, पास्ट टाइम में भी होता है और फ्यूचर टाइम में भी होता है। इसी को हम हैबिट कहते हैं। इसी को अगर एक्शन तीनों समय में होने का सेंस स्पष्ट कर रहा हो तो उसको हम आदत के रूप में जानते हैं। यहां पे ध्यान दें किस तरह से इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अगर आप क्या पूछें कि मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, पूछा जाए कि क्या इस समय खेल रहा है, तो यह डिफरेंट नहीं होता है कि वह खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, अर्थात उससे अनिश्चितता के भाव आते हैं और अनिश्चितता की ही इंग्लिश होती है इंडेफिनिट। क्योंकि वर्तमान में घटना के घटित होने की अनिश्चितता का सेंस आता है, इंडेफिनिट होने का सेंस आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है, ये हैबिट के रूप में आ रहा है और हैबिट को ही इंडेफिनिट कहते हैं, इंडेफिनिट कहते हैं। इस तरह से इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से ये जाना जाता है। कोई भी अगर हैबिट है, वह हैबिट जो प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो और फ्यूचर में भी, ऐसी घटना जो प्रेजेंट में भी हो, पास्ट में भी हो और फ्यूचर में तीनों समय घटित होने का सेंस होता है, वह हैबिट कहलाता है। और हैबिट के अंदर इंडेफिनिट घटना की अनिश्चितता का बोध होता है, इसीलिए उसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पड़ता है। ये तो नाम का रीजन मैंने बता दिया कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहां पे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान दें, जैसा कि आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता चुका था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होता है। कोई भी आप वाक्य देखें उसमें वर्ब का फॉर्म उस वाक्य के आधार पर डिपेंड करता है कि वाक्य किस तरह से है और उससे क्या सेंस निकल रहा है। जैसे यही एग्जांपल आप ले लें, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब है हैबिट का सेंस आ रहा है, हैबिट का सेंस आ रहा है और हैबिट के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जहां वर्ब यूज करना, वर्ब का प्रयोग करना ही टेंस कहलाता है। यही वर्ब के किस टाइप का फॉर्म लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, यही टेंस के रूप में जाना जाता है। हैबिट का सेंस आ रहा है तो हैबिट को शो करने के लिए मैंने बताया भी था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। यहां पे फर्स्ट फॉर्म देखिए लग गया। इससे पहले आपका सब्जेक्ट लगेगा, इससे पहले सब्जेक्ट लगेगा और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट होगा। इस तरह से आपका जो फार्मूला है इस टेंस के लिए आपका बन गया। फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, समझना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाया जाता है, क्या रीजन है। क्योंकि वाक्य से हैबिट के सेंस आते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है और इसीलिए इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम इसका ट्रांसलेट करें, जैसे सब्जेक्ट के रूप में
माय ब्रदर है, माय ब्रदर हो गया। वर्ब लेना है खेलना। खेलना की मीनिंग क्या होती है? प्ले। प्ले प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म है लेकिन प्लूरल है, और सिंगुलर उसका प्लेज होता है। क्योंकि यहाँ हैबिट की बात है, हैबिट होने के नाते हमको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ना तो सेकंड लगाना है, ना तो थर्ड लगाना है, ना तो आईएनजी फॉर्म लगाना है। हमको फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, माय ब्रदर। और यहाँ पे आपको ब्रदर आपका सिंगुलर में है, इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। इसलिए यहाँ पे प्लेज लिखेंगे, माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे ध्यान दें, कॉन्सेप्ट समझना अनिवार्य है आप लोगों के लिए कि किस सिचुएशन में कौन सा टेंस यूज होता है। यहाँ पे देखें, हैबिट के सेंस आ रहे हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। बस आपको सोचना है कि वाक्य से किस तरह का सेंस डेवलप हो रहा है, किस तरह का सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म क्या चीज शो करता है। जैसा कि मैं पहले वर्ब के फॉर्म के बारे में बता चुका हूं कि which type of forms of the verb represents what. Next, यदि सेंटेंस में यदि हम दूसरे सेंटेंस को लेते हैं, जैसे कहा जाए मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं, मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं। यहां पे देखें, सब्जेक्ट के रूप में माय फादर है, टहलना एक्शन हो रहा है। हैबिट, यहां पे हैबिट का सेंस आ रहा है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फादर सिंगुलर में है, इसलिए यहां वॉक्स होगा, माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, जैसे देखिए माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग। जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस देखें और वहां पे देखिए कि वाक्य सही है या गलत। जैसे कहा जाए माय ब्रदर इज वॉकिंग डेली, सो ही इज फिट। यहां पे ध्यान दें, माय ब्रदर इज वॉकिंग डेली, मेरा भाई प्रतिदिन टहल रहा है इसलिए वह फिट है, इसलिए वह स्वस्थ है। तो यहां पे एक दिन के टहलने से, एट प्रेजेंट टाइम के टहलने से कोई फिट नहीं हो सकता, अर्थात यह उसकी हैबिट होगी, तभी वह उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए यहां पर इज वॉकिंग नहीं लिखा जाएगा, यहां पे वॉक्स लिखा जाएगा। हैबिट के सेंस में आ रहा है, अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ब्रदर सिंगुलर में है, इसलिए इसको भी सिंगुलर बनाएंगे, इसलिए ब्रदर के साथ वॉक्स लगा हुआ है। अगर हम कहें मेरा भाई प्रतिदिन मंदिर जाता तो है, इस तरह का सेंस देखिए, इसमें जाने का एक्शन हो रहा है, पर डे हो रहा है, हैबिट के सेंस में आ रहा है, हैबिट तो आ ही रहा है, लेकिन हैबिट के साथ फोर्स भी आ रहा है। मंदिर जाता तो है, किस तरह की सिचुएशन में इस बात को बोलते हैं, इसमें फोर्स डालते हुए, अपनी स्टेटमेंट पे फोर्स डालते हुए बोला जा रहा है। हैबिट के लिए आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और फोर्स के लिए क्या लगाते हैं इसको जान लें। फोर्स के लिए अगर किसी वर्ब पे फोर्स डालना हो तो वह फर्स्ट फॉर्म से पहले डू वर्ब के फॉर्म लगा दिए जाते हैं। ध्यान दें, यदि स्टेटमेंट पे फोर्स डालना हो तो फर्स्ट फॉर्म से पहले डू का फॉर्म प्रयोग करेंगे,
चाहे डू का फॉर्म डू होगा या डज होगा या डिड का फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे आप देखें डू का फॉर्म आ जाएगा, चाहे डू लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, डू या डज, और उससे पहले आपका सब्जेक्ट और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये आपका इस वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैबिट शो कर दिया और फर्स्ट फॉर्म से पहले डू का जो फॉर्म यूज हुआ है ये फोर्स शो कर दिया। इस तरह से आपका फोर्स प्लस हैबिट का सेंस डेवलप हो रहा है। अब यदि इसका बनाएं तो आपका हो जाएगा माय ब्रदर डज गो टू टेम्पल डेली। यहां देखें वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नजदीक होता है उसी वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का असर पड़ता है। यहाँ पे डू भी वर्ब है और गो भी वर्ब है। यहाँ पे ब्रदर सिंगुलर में है इसलिए डू को भी सिंगुलर बनाएंगे अर्थात डज होगा। इस गो में यस या यस लगा के इसको सिंगुलर नहीं बनाएंगे, हमारा जो प्रभाव है वह सब्जेक्ट का वह इसी वर्ब में पड़ेगा, डू पर पड़ेगा। इस तरह से लिखा सकता है माय ब्रदर डज गो टू टेम्पल डेली। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कैसे किया जाता है। एक टॉपिक है इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यदि वाक्य में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो हम वहां उसको कहाँ यूज करेंगे और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है। एडवर्ब तो जानते ही हैं, वह सब जो एक्शन को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ एक्शन, कोई चीज बार बार घटित होना फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। इट मींस ऐसा कोई शब्द जो हमें ये बताता हो कि कोई घटना कितनी बार घटित होती है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द वर्ड विच टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज हैपेंड इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल वो मुझे हमेशा गाली देता है, यहाँ ऑलवेज आपका ये शो कर रहा है कि वह गाली कितनी बार देता है। वह कभी कभी मंदिर जाता है, यहाँ पे आपका समटाइम्स है। वह प्रायः झूठ बोलता है, यहाँ पे ऑफन है। यहाँ पे देखें इसी तरह से सेल्डम है, सेल्डम मींस कदाचित होता है। वह कभी नहीं मेरी मदद करता है, यहाँ पे नेवर है कि कितनी बार मदद करता है। इस तरह से आपने देखा इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इसी को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, और इनका प्रयोग हम वाक्य में कहाँ करते हैं। इसको देखें प्लेस ऑफ एफ, एफ का स्थान वाक्य में कहाँ होता है इसको जानें। एफ का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है। एफ इज ऑलवेज यूज्ड बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एफ लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल वह हमेशा मेरी मदद करता है। यहां पे मदद करना एक्शन है जो हैबिट शो कर रहा है, हैबिट है। यहां पे हमेशा ये शो कर रहा है, यही है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको अगर बनाएंगे तो ही ऑलवेज, सब्जेक्ट हो गया ही, एफ हो गया ऑलवेज, मदद करने की मीनिंग होगी हेल्प। सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे। याद रहे कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होता है, चाहे वर्ब का प्रयोग कहीं भी वाक्य में किया गया हो उसको ध्यान देते हैं कि इसका सब्जेक्ट कौन है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन भी मैंने समझाया था आपको। फिर आप देखें यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हेल्प्स हुआ, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है, ऑलवेज आपका एफ है,
हेल्प आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। इस तरह से आपका ये वाक्य हो गया। देखें, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस तरह चाहे ऑफन का प्रयोग हो, सेल्डम का प्रयोग हो, नेवर का प्रयोग हो, कोई किसी भी वर्ड का प्रयोग होगा, ऐसे ही आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद एफ, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। नेगेटिव वर्ड का यूज होना ही नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। एक्शन को जब न घटित होने के बारे में बताया जाता है तो वही नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यहां देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हम इसमें नॉट का प्रयोग कर दें तो नॉट एक एडवर्ब है और उसका प्रयोग डायरेक्ट सब नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद नहीं हो सकता। नॉट का प्रयोग हमेशा किसी न किसी वर्ब के बाद ही होता है। इसलिए फर्स्ट फॉर्म को हेल्प करने वाले जो वर्ब होते हैं वह डू और डज होता है। यहाँ पे डू का फॉर्म लगाएंगे, डू डज, क्योंकि डू डज या डिड के बाद ही नॉट लगेगा। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे डू डज लगेगा। इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल, मेरा भाई मेरी आज्ञा नहीं मानता है। देखें, माय ब्रदर डज नॉट ओबे मी। मेरा भाई मेरी आज्ञा नहीं मानता है। यहां देखिए ये सब्जेक्ट है, ये डू डज है जिसको हेल्पर के नाम से आप लोग जानते हैं। फिर उसके बाद नॉट लगा हुआ है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां पे ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक एग्जांपल और देते हैं, ये लड़के प्रतिदिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। ध्यान दें, सब्जेक्ट के रूप में these boys होगा, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू होगा, these boys do not read English daily। ये लड़के प्रतिदिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है इसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां पे ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। सब्जेक्ट से पहले जब तक वर्ब का पार्ट नहीं आएगा, फर्स्ट पार्ट नहीं लगाएंगे, तब तक वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता है। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब, अर्थात यहाँ पे फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मदद करने वाला वर्ब डू और डज है, यहाँ पे डू डज को लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जैसे
मेरे पिताजी बाजार से प्रतिदिन क्या खरीदते हैं। यहां पे क्या, देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि बीच में आ गया इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर एस से नो में दिया सकता है, वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसमें एस या नो में उसका आंसर नहीं दिया सकता है, वहां पे हम उस इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, मेरे पिताजी बाजार से प्रतिदिन क्या खरीदते हैं, यहाँ पे हमको बताना होगा कि क्या खरीदते हैं। इस एस या नो में इसका उत्तर नहीं आएगा, आंसर नहीं दिया सकता है, इसलिए इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे व्हाट होगा, व्हाट के बाद डू या डज लगाएंगे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता दिया कि वह वर्ड जो सब्जेक्ट के नियरेस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको उसी पे सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है, अर्थात डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट मेरे पिताजी हैं और इसके अकॉर्डिंग आपका डज का प्रयोग करेंगे। व्हाट डज माय फादर, व्हाट डज माय फादर बाय फ्रॉम मार्केट। मेरे पिताजी बाजार से प्रतिदिन क्या खरीदते हैं। यदि वाक्य में इस तरह से रहे, मेरा भाई क्या प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य को देखें, क्या बीच में आया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर एस या नो में दिया सकता है। मेरा भाई क्या प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, आंसर एस या नो में आएगा, अर्थात यहाँ पे क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डू और डज के प्रयोग कर देने से उसका आंसर आ जाएगा, अर्थात लिखा जाएगा डज माय ब्रदर प्ले क्रिकेट डेली, डज माय ब्रदर प्ले क्रिकेट डेली। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन भी राइट हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि वाई यू अब्यूज मी, ऐसे लिखा गया है। यहां देखें, यहां एरर्स है, क्योंकि वाक्य की जो शुरुआत है, स्टार्टिंग है, वह इंट्रोगेटिव वर्ड से है, एक ही क्लास है, वाक्य इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव होने के लिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना मस्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म है, इसकी हेल्प करने वाले वर्ब डू और डज होता है, अर्थात यहाँ पे आपको इसको ऐसे लिखना होगा, व्हाई डू यू अब्यूज मी। एक तरह से आ सकते हैं, दूसरा इस तरह से भी हो सकता है कि व्हाट डज माय ब्रदर, व्हाट डज माय ब्रदर प्ले क्रिकेट। देखिए, इस तरह से वाक्य है। यहां पे पूछा जाए क्या एरर्स है, यहां देखें, क्रिकेट यहां पे आया हुआ है और क्रिकेट के बारे में पूछा जा रहा है कि मेरा भाई क्रिकेट खेल, मतलब इसको अगर क्रिकेट नहीं रहेगा तब ये वाक्य सही होगा, व्हाट डज माय ब्रदर प्ले, मेरा भाई क्या खेलता है। यहाँ क्रिकेट दे दिया तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे व्हाट का यूज करना गलत होगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, तो इस बात पर भी ध्यान देंगे। केवल स्ट्रक्चर पे ही ध्यान नहीं दिया जाता है, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दिया जाता है, मीनिंग पे भी ध्यान देते हैं कि हमारा मीनिंग क्या निकल रहा है। एक सेंटेंस का सही मीनिंग भी होना चाहिए, तभी तो सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। यदि वाक्य में विच आ जाए, हाउ मेनी आ जाए, हाउ मच आ जाए और हुज आ जाए, ये चार ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जिनके साथ उसके बगल वाला नाउन भी साथ में लिया जाता है।
ये शब्द अकेले यूज नहीं होते। जैसे कहा जाए कि मेरा भाई कौन सा किताब पढ़ता है, ध्यान दें यहाँ पे कौन सा की मीनिंग विच है, और किताब आपका देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके बगल में यही सब नाउन है, इन दोनों को साथ रखेंगे। विच बुक डज माई ब्रदर रीड, मेरा भाई कौन सा किताब पढ़ता है। यह लड़का कितना पानी प्रतिदिन पीता है, कितना हाउ मच, और यहां पे पानी है हाउ मच वाटर डज दिस बॉय ड्रिंक डेली, यह लड़का प्रतिदिन कितना पानी पीता है। इस तरह से आपका विच, हाउ मच, हुज और हाउ मेनी ऐसे शब्द होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जिनके साथ नाउन का आना आवश्यक होता है। और हम लोग देखते हैं जहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, इस तरह के वाक्यों को देखते हैं। जैसे कौन अंग्रेजी बोलता है, यहां देखें जिसके बारे में कहा जा रहा है, बोलना जिसके बारे में बोला जा रहा है उसी के लिए प्रश्न किया गया है। तो यहां पे सब्जेक्ट के स्थान पे ही वह इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, अर्थात यहां पे हु लग जाएगा और इसके जस्ट बाद आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा वह डिपेंड ऑन करता है कि किस तरह का सेंस है। कौन अंग्रेजी बोलता है, यहां सिंगुलर का सेंस आ रहा है, एक ही आदमी के लिए बताया जाएगा। जब ये कहा जाए कौन कौन अंग्रेजी बोलते हैं तो प्लूरल होता, तो यहां पे सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे हु स्पीक्स इंग्लिश, कौन अंग्रेजी बोलता है। इसी तरह से मेरा दरवाजा प्रतिदिन कौन खटखटाता है, यहां पे ध्यान दें कौन के लिए यहां पे खटखटाने वाला व्यक्ति नहीं है, हु नॉक मीन्स खटखटाना, यहां पे सेंस सिंगुलर का है इसलिए हु नॉक्स, और नॉक के बाद हमेशा एट आता है, कभी भी नॉक लगा रहेगा तो उसके बाद एट का प्रयोग करेंगे, हु नॉक्स एट माय डोर डेली। इस तरह से कभी भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पे कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वह इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट वो सिंगुलर केस में है या प्लूरल में है। जैसे एक एग्जांपल प्लूरल का भी देख लें, कितने लड़के तुम्हारी मदद करते हैं, हाउ मेनी बॉयज हेल्प यू। यहां देखें कितने के साथ नाउन भी बगल वाला लिया जाएगा, हाउ मेनी बॉयज जो कि प्लूरल में है, उसके बाद हमें वर्ब लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हाउ मेनी बॉयज हेल्प यू। यदि वाक्य निगेटिव हो तो निगेटिव केस में जिस तरह से आप निगेटिव का रूल्स जानते हैं, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। जैसे कौन मेरा नाम नहीं जानता है, ऐसे वाक्य रहेगा। अब आप देखें
पहले हम वो लगाएंगे, सेंस सिंगुलर का है। अब यहाँ पे हेल्पिंग डज लग जाएगा, हु डज नॉट नो माई नेम, कौन मेरा नाम नहीं जानता है। यदि वाक्य इस तरह से आ जाए, सब्जेक्ट भी अगर आ जाए, यह लड़की तुम्हारी प्रशंसा क्यों नहीं करती है, यहां पे वाई लगाएंगे, वाई के बाद हेल्पिंग लग जाएगा डज, वाई डज दिस गर्ल, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव होने के लिए वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है उसी को पहले लाते हैं, तो केवल डज आएगा। वाई डज दिस गर्ल नॉट प्रेज यू। इस तरह से आपका यह टेंस समाप्त हो गया। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जो इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। इसको देखिए कि किस तरह से इसमें एरर्स है और कौन सा टेंस यूज होना चाहिए। जैसे माई फ्रेंड इज गोइंग आउट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग देयरफॉर ही इज फिट एंड फाइन। मेरा मित्र प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, इसलिए वह फिट और फाइन है। यहां देखें, वह फिट और फाइन है, मतलब इस समय स्वस्थ है। इसका मतलब कि एक दिन के उसके कंटिन्यू वर्क करने से कोई फिट और फाइन थोड़ा होगा। यहां पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, ये शो कर रहा है कि समय वह जा रहा है, जबकि सेंस क्या है, ये हैबिट का है। माय फ्रेंड की मॉर्निंग वॉक पे जाना उसकी हैबिट है, और हैबिट के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो पूरे सेंटेंस पे हम थिंक करते हैं कि पूरा सेंटेंस का सेंस क्या डेवलप हो रहा है, क्या ये दे रहा है। अगर उससे हैबिट के सेंस आ रहे हैं, हैबिट के भाव आ रहे हैं, तो हैबिट के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दूसरा कोई फॉर्म लगेगा ही नहीं। और यही कारण है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं इज लगा है, आईएनजी लगा है, वाक्य सही है, क्या गलत है। उनके दिमाग में यही आता है कि इज मार के बाद आईएनजी लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें यह भी ध्यान देना है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड हियर, इट्स डिपेंड्स अपॉन द सेंस। ये उस वाक्य के सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, न कि उसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेंस देखना चाहिए कि सिचुएशन किस तरह की है। तो सिचुएशन हैबिट की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का वर्ब प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ आईएनजी नहीं किया जाएगा तो इजमार भी हट जाएगा, बी वर्ब के फॉर्म भी हट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, अर्थात गो होगा। फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे गोज होगा। इस तरह से यहाँ पे रॉन्ग आपका गोइंग इज गोइंग था, और यहाँ पे लिखा जाएगा माय फ्रेंड गोज आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। माय फादर हैड यूजुअली रीच्ड द ऑफिस लेट। मेरे पिताजी ऑफिस देर से पहुंचते थे। यहां पे देखें, यहां पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होने का कोई मतलब ही नहीं है। सामान्यतः वो हमेशा देर से पहुंचते थे, ये उनकी हैबिट की बात हो रही है। हैबिट की अगर बात हो तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। यहां पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने की कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए यहां पे रीचेज लिखेंगे। माय फादर यूजुअली रीचेज द ऑफिस लेट। थर्ड फॉर्म हटाएंगे, इससे हैड भी हट जाएगा, ये हैबिट का सेंस है, इसलिए यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम आते हैं थर्ड। देखें यहां, एवरीबॉडी इन द ऑफिस likes him because he is seldom coming late. Everybody in the office likes him. ऑफिस में प्रत्येक व्यक्ति उसको पसंद करता है, क्योंकि वह कदाचित देर से आ रहा है। उसकी हैबिट हो गई है देर से आना, इसलिए उसको everybody in the office likes him because he is seldom coming late. प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में प्रत्येक व्यक्ति उसको पसंद करता है क्योंकि वह कदाचित देर से आता है, मतलब देर से नहीं आता, ये सेंस उसका है। यहां पे देखिए, ये उसकी हैबिट है, और हैबिट है हमेशा टाइम से आता है वो, इस नाते
अगर हैबिट है एक दिन से, उसे देर से नहीं आने की वजह से नहीं लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी हैबिट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे कम होगा और आईएनजी हटेगा तो इजेमार भी हट जाएगा। ही आपका सिंगुलर है इसलिए कम्स लगाएंगे। इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा एवरीबॉडी इन द ऑफिस लाइक्स हिम बिकॉज़ ही सेल्डम कम्स लेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए कि हमारा सेंटेंस से क्या सेंस निकल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है। राजन एंड आई आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑफन प्लेचेस, यहां पे देखें वाक्य बिल्कुल करेक्ट है। ऑफिस आवर के बाद राजन और मैं प्रायः चेस खेलता हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए यूज किया गया है। यहां पे सब्जेक्ट के रूप में राजन और आई है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो हैबिट की तरफ इंडिकेशन इसका है। वाक्य के स्ट्रक्चर से भी, वाक्य की बनावट से भी हैबिट के सेंस आ रहे हैं, इसलिए वाक्य बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें। द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब मूविंग, इज मूविंग, इस समय घूम रहा है, जबकि सेंस क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ हमेशा चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी की हैबिट है। और हैबिट अगर है तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए, इसलिए आईएनजी फॉर्म जैसे हटेगा बी के फॉर्म हट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे मूव होगा और सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पे मूव्स लगाएंगे। ऑनेस्टी हैज बीन द बेस्ट पॉलिसी, ध्यान दें ईमानदारी सबसे अच्छी नीति रही है, इसका मतलब इस समय नहीं है, ये ईमानदारी के बारे में एक अस्थायी भाव है कि अच्छी नीति है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, अर्थात यहाँ पे सेंस क्या है, हैबिट की बात है, एक परमानेंट सेंस की बात है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म हटेगा हैज भी हट जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म बी होता है या इजमार होता है। बी उस समय लगता है उससे पहले कोई वर्ब लगा हो, जैसे कैन हो, विल हो, शैल हो, इस तरह का फॉर्म रहेगा तो बी लगेगा, और नहीं तो इजमार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इससे पहले ऑनेस्टी एक नाउन या प्रोनाउन है, ऑनेस्टी सिंगुलर में है इसलिए यहाँ पे इज लगाएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ये आपका वाक्य होना चाहिए, आपका वाक्य ये नहीं होना चाहिए ऑनेस्टी हैज बीन द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखें। लायंस हैव बीन लिविंग इन ए फॉरेस्ट, शेर जंगल में रहते हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे दे रहा है रह रहे हैं, इसका मतलब कुछ समय से रह रहे हैं, तो यहाँ पे हैबिट का सेंस है कि शेर रहते कहाँ हैं, जंगल में, ये उनकी आदत है, और आदत है तो फर्स्ट फॉर्म लेना चाहिए, यहाँ से आईजी हटेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा, टाइम भी नहीं दिया गया है किस टाइम से रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हैबिट के सेंस में आ रहा है, तो आप यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लीव होगा, लायंस प्लूरल में है, लीव लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आई एम स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज, मतलब कॉलेज जाने से पहले मैं प्रत्येक दिन सुबह 2 घंटे अध्ययन कर रहा हूं, ये 2 घंटे की मेरी प्रतिदिन अध्ययन करने की मेरी हैबिट है, जबकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, इसलिए इसको हटा दें और यहाँ पे लिखें स्टडी। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक मेरा अपील है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और मेरे इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।